गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज पुनः हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं शालिनी खेड़े, जिसके साथ आप अपनी आज की कक्षा आरंभ करने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। इसी कामना के साथ हम अपना आज का पाठ आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि इसकी पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने अपनी मयूरपंख पाठ्य पुस्तक का पाठ 13, जो कि क्या था, हिमालय का आमंत्रण, उसे हमने आरंभ किया था। इस प्यारी सी कविता में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हिमालय हमें अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर रहा है, बुलावा दे रहा है कि प्यारे बच्चों, जब इस बार आप लोगों की छुट्टियाँ लगें तो आप लोग क्या करेंगे, अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि हमें हिमालय देखने जाना है। और जब आप लोग हिमालय पर आएंगे तो क्या होगा, जब आप इस सुंदर से पहाड़ पर जाएंगे तो हवा हमें सहलाएगी, स्वागत प्यारे बच्चों कहकर हमारा स्वागत अभिनंदन करेगी। नदियों की जो कलकल लहरें हैं वो एक अजीब नया सा सबसे अनोखा वाला संगीत हमें सुनाएंगी। और जंगल की जो स्वर लहरियाँ हैं, जो शांत वातावरण में उठने वाली आवाज़ें हैं, वो हमें गीतों के रूप में सुनाई देंगी। जब आप हिमालय पर जाते हैं तो वहाँ की गहरी घाटियाँ हमें गहराई से विचार करना सिखाती हैं और उस पर चढ़ उतर कर हम नदियों को पार कर सकते हैं। उसी तरह जब हम और हिमालय को अच्छे से देखते हैं बेटा, तो उसकी जो चढ़ाई होती है वो बहुत कठिन होती है, लेकिन वो हमें कठिन परीक्षाएं देना सिखाती है। और जब हम वहाँ से उतरते हैं तो वही ढलान हमें क्या सिखाती है, यात्रा का आनंद लेना। यानी किसी कार्य को आरंभ करना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन जब वह कार्य समाप्ति की ओर होता है, हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के बहुत निकट होते हैं, तब हमें जो सुख मिलता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिमालय पहाड़ से उतरते समय होता है। हिमालय की जो लंबी लंबी पगडंडियाँ हैं, छोटी छोटी से रास्ते जो अपने आप लोगों के सतत चलने से बन गए हैं, वो पगडंडियाँ हमें धीरज रखना सिखाती हैं। और हवा हमें ये कहती है कि हमेशा बढ़ते जाओ और आगे चढ़ते जाओ। तो जब तक आप हिमालय के आमंत्रण को स्वीकार करके हिमालय पर नहीं जाएंगे, आप अपने मन में अपने आप को प्रसन्न कर देने वाली छोटी छोटी प्यारी यादों को नहीं संजो पाएंगे। और इसीलिए आपको एक बार हिमालय देखने हिमालय पहाड़ पर आना होगा। हिमालय ने अपने आमंत्रण में, अपने इनविटेशन में हमसे यही सारी बातें कही थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमने जो इस कविता को पढ़ा, समझा, जाना, उसके आधार पर हम पाठ के आधार पर दी गई जो अभ्यास प्रश्न हैं पुस्तक में, उन्हें हम आरंभ करेंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ 13, और इसमें हम लोग करेंगे अपना पेज नंबर 90 और 91 का वर्क। पेज नंबर 9091। ओके, इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए एक एक अभ्यास प्रश्न को हम पढ़ते जाएंगे बेटा और उसे करते जाएंगे। आपको सबसे पहला अभ्यास प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, श्रुतलेख। और श्रुतलेख का लेखन कार्य हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक में करते हैं। तो इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। सही विकल्प, प्रश्न नंबर 2, कविता के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक्सरसाइज नंबर 2 क, हमें वाक्य को पढ़ना है बेटा और उसका जो सही विकल्प है उसे चुन कर लिखना है। क्योंकि हम पाठ पढ़ चुके हैं, एक बार आप हमारे साथ इस कार्य को करिए। छुट्टी में क्या देखकर आना है। इस कविता में कवि ने हमसे छुट्टियों में किस जगह को देखकर आने की बात कही है। पहला हिमालय, दूसरा ताजमहल या तीसरा चिड़ियाघर।
तो ताजमहल को देखने के लिए हमें आगरा जाना होगा। चिड़ियाघर हमें अलग अलग शहरों में कहीं भी देखने को मिल जाता है, किसी बड़े शहर में। लेकिन इस कविता में कवि ने हमसे हिमालय को देखकर आने की बात कही है, तो हमारा सही विकल्प है हिमालय। सही का निशान लगा दीजिए बेटा। ख नंबर, अनुपम संगीत कौन सुनाती है, हवा या लहरें? क्योंकि खुशबू तो फूलों से मिलती है, तो हवा तो हमें आगे बढ़ना सिखाती है, लेकिन संगीत कौन सुनाती है? लहरें। ब वाला विकल्प जो है उसे सही का निशान लगा दीजिए। ग वाला देखिए बेटा, जब हम लोग हिमालय पर जाते हैं तो कठिन परीक्षा कौन लेती है? चढ़ाई यानी ऊपर चढ़ना, उतराई यानी नीचे उतरना, या दोनों? सोचिए, परीक्षा जब होती है तो उसका आरंभ कठिन होता है या उसका अंत? जब आप पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जाम रूम में बैठते हैं तो जैसे पेपर हाथ में आता है ना, वो वाला समय ज़्यादा कठिन होता है। इतना बड़ा पेपर सॉल्व करना है, इसमें क्या है, कैसा है, कैसे करूँगा, ये कठिनाई होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका समय समाप्त होने लगता है, आपका पेपर सॉल्व हो जाता है, फिर वह समय आपको कठिन नहीं लगता। जो था वो हो गया है, हमने अपनी मेहनत कर ली है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि कठिन परीक्षा कौन लेती है, तो सरल सी बात है, जो पर्वत की चढ़ाई है वह कठिन परीक्षा लेती है। सही का निशान लगा दीजिए। घ वाला देखिए बेटा, धीरज रखना कौन सिखाती है, हवा, चढ़ाई या पगडंडी? हवा हमें आगे बढ़ना सिखाती है, चढ़ाई जो होती है वो हमें परीक्षा को पार करना सिखाती है, लेकिन धीरज रखना हमको कौन सिखाती है? पगडंडी। तो पगडंडी के ऊपर सही का निशान लगा दीजिए। इसके पश्चात मौखिक प्रश्न उत्तर है। मौखिक प्रश्न उत्तर है तो उनके उत्तर भी हम मौखिक लिखेंगे। मम्मी पापा जी से क्या कहना है? कवि ने, हिमालय ने अपने आमंत्रण में हमें किससे बात करने को कहा था बेटा? प्यारे भाई बहनों, है ना? उन्होंने देखो लिखा था, प्यारे भैया प्यारी बहना मम्मी पापा जी से कहना। क्या कहना? मम्मी पापा जी से हिमालय देखने जाने के लिए कहना है। ये हमारा सही उत्तर है बेटा। फिर उन्होंने पूछा कि प्यारे बच्चों का स्वागत पहाड़ पर कौन करेगी? प्यारे बच्चों का स्वागत पहाड़ पर हवा करेगी। कौन? जब पहाड़ पर आओगी हवा तुम्हें सहलाएगी, स्वागत प्यारे बच्चों कहकर मंद मंद मुस्काएगी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या है? हवा। अच्छा, तीसरा ग वाला प्रश्न, जंगल की स्वर लहरी किसमें ढल जाती है? गीतों में ढल जाती है। हमने अपनी कविता में क्या पढ़ा था? जंगल की सारी स्वर लहरी गीतों में ढल जाती है। प्रश्न नंबर घ में क्या पूछते हैं वो? गहरी घाटी क्या कहती है? तो गहरी घाटी हमें गहराई से विचार करने को कहती है। अंतिम प्रश्न, हवा कान में क्या गाती है? तो कविता में क्या कहा था उन्होंने? बढ़ते जाओ चढ़ते जाओ हवा कान में गाती है। इस कविता की पंक्ति को हम अपने प्रश्न उत्तर में यदि थोड़ा सा भाषा में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे कि हवा कान में बढ़ते जाने और चढ़ते जाओ यह गाती है। ओके, फिर प्रश्न अभ्यास प्रश्न जो 4 दिया गया बेटा वो है कविता की अधूरी पंक्तियां। तो बहुत साधारण सी बात है, कविता की पंक्तियां आपकी पुस्तक में आपको दी गई हैं, है ना? और इस कार्य को आप बच्चे स्वयं ही कर सकते हैं। तो कविता की पंक्तियां
आपको याद करके स्वयं ही अपनी पुस्तक में पूर्ण करना है। पंक्तियां स्वयं पूर्ण करें। यह आपका कार्य है जो आपको स्वयं करना है। बहुत सरल और छोटा सा कार्य है, क्योंकि ये पंक्तियां हम अगर अपनी कविता को याद करते हैं तो स्वयं से भी लिख सकते हैं, तो उसे हमें बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है वह प्रश्न उत्तर दिए हैं, और प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य आपको पता है कि हम लोग अपने उत्तर पुस्तिका में करते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर क्या करने वाले हैं, भाषा की समझ। भाषा की समझ आप सबको पता है कि व्याकरणगत प्रश्न जो कि पाठ के आधार पर पाठ में दिए जाते हैं उनसे संबंधित होते हैं और उन्हें हम लोग पुस्तक में करते हैं। जैसे आपको पहला वाला जो प्रश्न दिया है, देखिए बेटा, वह क्या दिया है, कविता में आए इन शब्दों को ध्यान से देखिए तथा ऐसे ही कुछ और शब्द सोचकर लिखिए। अब कैसे शब्द दिए गए हैं, वह पूरे शब्द भी नहीं है, शब्द के छोटे से अंश हैं, या आप इन्हें संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और आधे वर्ण दिए गए हैं और ऐसे ही वर्णों को, ऐसे ही संयुक्त वर्णों को हमें प्रयोग करना है और कुछ इनसे बने हुए शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए बेटा, आपको क नंबर पर दिया है प्य, आधा क और य, उससे जुड़े हुए या इस को प्रयोग करके एक शब्द उन्होंने बनाया है प्यारे। प्यारे शब्द में आधा प और य संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है। अब हमें भी क्या करना है, ऐसे ही शब्द अपने मन से, स्वयं से, खुद से बनाने हैं। और इसके लिए आपको पुस्तक में बाकायदा बेटा 3-3 रिक्त स्थान दिए गए हैं, या उन शब्दों के लिए इस तरह से 3 स्थान दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इन 3 शब्दों में से 2 शब्द हम आपको लिख कर दे रहे हैं, एक शब्द आप स्वयं ढूंढेंगे, सोचेंगे और लिखेंगे। जैसे आधा प और य है, उसको लेकर हम एक शब्द बना सकते हैं सामीप्य। एक और शब्द, जैसे ये प्यारे हैं तो आप प्यारी भी बोल सकते हो, मेरी प्यारी माँ आप बोलते हो ना, तो इसमें भी आधा प और य है। ख नंबर पर आपको एक अगला संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन दिया है, ट और पूरा ट, और इससे बना हुआ एक शब्द दिया है छुट्टी, छुट्टी। तो हम भी इस द्वित्व व्यंजन या शब्दांश को लेकर और एक शब्द बनाते हैं, जैसे खट्टा, नींबू होता है ना खट्टा, या फिर मिट्टी, मिट्टी में भी डबल ट होता है, द्वित्व होता है। ग वाला जो आपको व्यंजन दिए हैं वो है आधा स और व, और उससे उन्होंने एक शब्द बनाया है जो कविता में है स्वागत। अब इसी स और व, आधा स और पूरा व को प्रयोग करके हम एक शब्द बनाते हैं, जैसे
हमारे व्याकरण में आपने सुना होगा हस्व, आया था हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हाँ, और उसी तरह से एक और हमारा बन जाता है स्वर। ठीक है बच्चों, घ वाला आपको दिया है डबल च, द्वित्व व्यंजन है बेटा, और उन्होंने हमें एक शब्द बनाकर दिया है बच्चों, बच्चों। लेकिन हमें अपनी तरफ से अगला शब्द बनाना है, जैसे कच्चा होता है ना, कच्चा आम, या फिर और कोई सा, जैसे सच्चे। सभी बच्चे सच्चे होते हैं, या हम देश के सच्चे सिपाही हैं। इसके पश्चात हमें दिए गए हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म किसे कहते हैं, पढ़ लेते हैं। एक साथ जोड़े में आने वाले शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। जब कभी बोलते या लिखते समय बेटा कोई दो शब्द ऐसे हों जो हमेशा पेयर में, जोड़े में ही प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं या जोड़ा होता है उनका, शब्दों का, उसे हम लोग शब्द युग्म कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं मम्मी पापा, हमेशा मम्मी के साथ पापा मुंह से निकलता ही है। जल्दी जल्दी, थोड़ा धीरे धीरे, कभी कभी, दिन रात, ये कुछ ऐसे शब्द हैं बेटा जो अधिकतर युग्म या जोड़े में बोले जाते हैं, और इसलिए इन जोड़े वाले शब्दों को हम लोग शब्द युग्म कहते हैं। तो हमें यहाँ पर अलग अलग क और ख करके कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनको उनके सही जोड़ीदार के साथ में मिलाकर उनका जोड़ा बनाना है। तो चलिए, जैसे आपको क नंबर पर दिया है मंद, और उसके सामने वैसे कवि लिखा है, लेकिन मंद के साथ कभी का जोड़ा नहीं बनता। मंद कभी नहीं होता है। मंद का जोड़ा हमेशा किसके साथ बनता है, मंद के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शब्द युग्म बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, क वाला उन्होंने हमें बनाकर दिया हुआ है मंद, मंद। देखिए उन शब्दों के सामने युग्म बनाने के लिए पर्याप्त जगह दी गई है बेटा। ख वाला है धीरे, तो धीरे का जोड़ा किससे बनता है, धीरे धीरे। ग वाला शब्द दिया है चढ़ते, तो चढ़ते चढ़ते नहीं होता है, चढ़ते उतरते होता है। आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों, कुछ शब्दों का जोड़ा उनके विलोम शब्दों के साथ में बनता है, और कुछ शब्दों का जोड़ा जो है वो उनके समान वाले ही शब्द के साथ में बनता है। तो यह हमारी भाषा का एक नियम है कि जो शब्द जिसके साथ सही सुटेबल होता है उसके साथ ही तो उसका जोड़ा बनेगा ना। हर किसी के साथ तो हर किसी का जोड़ा नहीं बन जाता है। कई बार हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे हमारे विचार, हमारी आदतें बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, मगर फिर भी वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो पेयर कई बार शब्द किसके साथ जम रहा है इसके आधार पर भी युग्म बनता है। एक है आपका जैसे बेटा घ नंबर पर आते, आते आते नहीं, आते जाते होता है, आते जाते। कभी कभी कुछ शब्द युग्म जो होते हैं उसमें जो शब्द होते हैं वो उनके राइमिंग या उनके तुकांत जो होते हैं उनके आधार पर भी बन जाते हैं। एक है आपका कभी, कभी कभी, ते 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 ते, आते जाते। आते कभी नहीं होगा, आते उतरते नहीं होगा। बोलते समय लगना तो चाहिए कि हाँ ये दोनों बिल्कुल पेयर में हैं। च वाला देखिए, अपना पराया, अपना कभी नहीं होता है,
अपना, पराया, इसका, उसका, जैसा, वैसा। ठीक है। अगला अभ्यास प्रश्न हमें दिया गया है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। अर्थात हमें कुछ विलोम शब्द लिखना है। तो हम आपको कुछ समय दे रहे हैं, आप जल्दी से यह कार्य अपनी पुस्तक में कर लीजिए बेटा, और सुंदर अक्षर में कीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हम इस कार्य को भी यहाँ से हटा रहे हैं। हमारा अगला कार्य जो है बेटा वह हमें दिया गया है, विलोम शब्द। विलोम शब्द हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमें अच्छे से आता है। विलोम शब्द में पहला क वाला दिया है बेटा, आना। आना यानी एंटर, तो उसका विलोम हो जाएगा जाना, आउट। इन का आउट जैसे आप लोग लिखते हैं। ख वाला शब्द हमें दिया है लंबी, तो लंबी का विलोम होता है छोटी। यह लंबी सड़क है, यह छोटी सड़क है। फिर ग वाला हमें दिया गया है चढ़ना, और चढ़ने के बाद में फिर वापस उतरना भी पड़ता है। उसी प्रकार चढ़ने पर चढ़ाई होती है और उतरने पर उतराई होती है। सही है? कोई परेशानी किसी को नहीं। अंग वाला देखिए, कठिन। कठिन का होता है सरल। आपके लिए किसी चीज को शुरू में करना कठिन होता है, लेकिन जब आप उसको कर लेते हैं तो वही कार्य आपके लिए सरल हो जाता है। अंतिम च वाला शब्द दिया है सुंदर। सुंदर का कुरूप भी होता है और असुंदर भी होता है बेटा। अगर कोई वस्तु के मामले में आप बोल रहे हैं तो वो असुंदर हो जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति के मामले में बोल रहे हैं सुंदर का विलोम, तो वहां कुरूप भी लिखते हैं। इसके पश्चात है हमारा अभ्यास प्रश्न 4, काल। काल के विषय में हम लोगों ने अपने व्याकरण वाले पाठ में अच्छे से पढ़ लिया है कि काल किसे कहते हैं। याद कीजिए, अभी पिछली परीक्षा में आपने काल के बारे में प्रश्न हल किए थे, फिर भी उसे बहुत संक्षिप्त रूप में हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, और उसके बाद हम अपना अभ्यास प्रश्न करना आरंभ करेंगे बेटा। क्रिया की जिस रूप से काम के करने या होने के समय का बोध होता है, यानी कि ऐसा शब्द जो कि क्रिया का हो, लेकिन जिससे हमको ये पता चले कि वो जो क्रिया है वो किस समय हुई थी, उस शब्द को हम लोग काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं। जिस क्रिया शब्द से हमको काम के बीते समय में होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया शब्द से हमें काम के अभी वाले समय में, चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और जिस क्रिया शब्द से हमें कार्य के आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है कि ये काम जो है वो आने वाले समय में होगा, उस क्रिया शब्द को हम लोग भविष्यकाल कहते हैं।
अपने पिछले व्याकरण पाठ में इसको हमने विस्तृत रूप में समझाया है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों को इस अभ्यास प्रश्न को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इसे आरंभ करते हैं। आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को हमें पढ़ना है और ये बताना है कि वो जो वाक्य है वो किस काल का है, मतलब उसमें जो क्रिया है वो किस समय में की गई है या हुई है। हमें हिमालय पर चढ़ना होगा। चढ़ना होगा मतलब आज नहीं, आने वाले समय में। तो आने वाला समय क्या कहलाता है हमारा बेटा? भविष्यत काल। भविष्यत काल, सही। अगला, कुछ लोग इस पर चढ़ चुके हैं। चुके हैं मतलब काम कब हो गया? आज से पहले के समय में, तो वो तो भूतकाल हो गया। तो हमारा दूसरा वाला वाक्य किस काल का है? भूतकाल का। बात समझ में आ रही है सभी को? एक और वाक्य पढ़ते हैं। मोहन हिमालय को निहार रहा है। निहार रहा है मतलब अभी भी वो शांति से बैठ के देख रहा है। चल रहा है समय, वह होता है वर्तमान काल। तो हमारा यह वाक्य जो है वो कौन सा हो गया? वर्तमान काल। वाक्य, पहाड़ पर हवा तुम्हें सहलाएगी। गी लग गया मतलब जब आप पहाड़ पर जाओगे तब हवा आपको टच करेगी, यानी वह आने वाले समय में है। तो फिर से हमारा यह वाक्य भविष्य काल का हो गया। ठीक है, अंग वाला देखिए। हिमालय की घाटी कुछ कहती है। अभी कानून में कह रही है, और जो काम अभी हो रहा है उसका काल हम लिखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मतलब अभी वाला समय। अंतिम वाक्य देखिए पुनः। वे मंद मंद मुस्का रहे थे। थे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 4 घंटे पहले या 6 दिन पहले। रहे थे, हमें नहीं पता कितने समय पर, लेकिन थे आ गया मतलब वो पल बीत चुका है। और जो काम बीत चुके समय में हो गया वो होता है हमारा भूतकाल। याद कीजिए, हमने पहले समझाया था, जो गया वो भूत हो गया, फिर वो चाहे वक्त हो चाहे व्यक्ति हो। ठीक है, तो हमारा यह अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। आप जल्दी से इस कार्य को अपनी पुस्तक में कर लीजिए और फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कक्षा में पुनः हम इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे और आपसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।